नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 54 में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। अधोमुख श्वान आसन आज का विषय है। अधोमुख श्वान आसन, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सर्वप्रथम अधोमुख श्वान आसन का शब्दार्थ एवं नामकरण के बारे में जानेंगे। अधो का तात्पर्य है नीचे की ओर, मुख यानी चेहरा, श्वान का अर्थ होता है कुत्ता, आसन मतलब स्थिति, मुद्रा। इस प्रकार आसन में साधक के शरीर की जो आकृति है वह मानो कुत्ते के समान होती है। जैसे वह निद्रा से उठ करके चलने से पहले करता है, जब वो उठ करके चलता है उस समय ऐसी स्थिति में वह आता है। तो संस्कृत में नाम आता है अधोमुख श्वान आसनम, हिंदी में कहते हैं अधोमुख श्वान आसन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में फॉरवर्ड बेंडिंग डॉग पोज डाउनवर्ड। यह आपने ध्यान रखना है। आप देख रहे होंगे पास में जो चित्र दिया है, इस तरह से जो वो करता है, एक ही मुद्रा है, जब उठ करके अपनी सुस्ती को वो कम करने की कोशिश करता है अधोमुख श्वान आसन के माध्यम से। तो उसी के नाम से इस आसन का नाम पड़ा है। और अब इसकी हम विधि को समझेंगे, क्रम क्या है इसका। सर्वप्रथम साधक अपने स्थान पर शिथिल दंडासन की स्थिति में खड़ा हो जाता है। पाँव में कंधों के समान, जितने आपके पाँव कंधे हैं उतने समान में अंतर बना करके पूरक करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। फिर रेचक यानी श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुककर दोनों हाथों को भूमि पर स्पर्श करें। हाथों व पाँव के मध्य अपने शरीर के समान अंतर बना लें। तत्पश्चात यानी उसके बाद पूरक व रेचक करते हुए, यानी श्वास पहले भरना फिर छोड़ते हुए कंधों व पृष्ठ भाग के बल से मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाना तथा पर्वतासन में, इसे क्या कहते हैं, पर्वतासन में करते हैं। तो आप बीच के भाग को ऊपर उठा सकते हैं और इसे ही पर्वतासन भी कहते हैं। ये हुआ अधोमुख श्वान आसन। अब इसमें आप देखेंगे, चित्र में देख रहे होंगे, आपका अपनी जो ठुड्डी है ना, ठुड्डी को कंठकूप जो आपका कॉलर बोन है उसके साथ स्पर्श कराएं और दृष्टि नाभि प्रदेश की ओर देखते हुए रहे। आपकी दृष्टि कहाँ रहेगी? नाभि को देखने की दृष्टि में रहती है। दोनों पाँव की एड़ियाँ भूमि पर स्पर्श कराकर रखें। कोशिश ये रहे कि दोनों पाँव की एड़ियाँ भूमि पर स्पर्श हो जाए और अंतिम अवस्था में श्वास प्रश्वास मंद गति से लेना है, धीमी गति से लेना है। पुनः विपरीत क्रम से यानी दोबारा उल्टा करते हुए वापिस सामान्य अवस्था में आकर के खड़े हो जाना है। और समय की बात विशेष होती है, समय कितना मिनट रुकें, तो 10 से 30 सेकंड तक स्थिर रहें, अथवा अभ्यास के अनुसार अपनी समय अवधि को बढ़ा सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। आप नियमित अभ्यास कर रहे हैं तो समय अवधि को धीरे धीरे आप बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। आसन का चित्र आपके सामने सब स्पष्टता से देख लीजिए। और इसके बाद प्रभाव हमारे पहले, सबसे पहले शारीरिक रूप में क्या प्रभाव पड़ता है? हाथों व कंधों की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है यानी मजबूत बनाता है। उदर यानी आपकी अमाशय से नीचे नाभि से का इर्द गिर्द का जो भाग है, उदर से संबंधित विकारों को नष्ट करता है। पाँव की पिंडलियों व टखनों को सबल यानी मजबूती के साथ उनको युक्त करता है तथा मांसपेशियों में रक्त संचार सक्रिय करता है। और फिर मस्तिष्क के रोगों में लाभदायक है। जब गर्दन आप झुकाते हैं इसमें भी लाभ मिलता है तथा मुख से संबंधित दोषों को भी ये नष्ट कर देता है, हरण करने वाला है। स्त्रियों के मासिक धर्म में संबंधित कोई भी समस्या है उसको भी ये दूर करने में बहुत ही कारगर है। कमर दर्द, उरोवेदना यानी आपके पाँव में जो साइटिका का दर्द रहता है उसे उरोवेदना कहते हैं। सिर दर्द, क्षय रोग यानी अस्थमा, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा आदि में भी बड़ा ही लाभकारी है।
अब बात करते हैं मानसिक स्तर पर इसका क्या प्रभाव है। मानसिक स्तर पर अनिद्रा, मानसिक तनाव, क्रोध और समस्याओं का समाधान करता है। यदि ये समस्याएं किसी को हैं तो आप ये अभ्यास करा सकते हैं। मानसिक चंचलता को दूर करके एकाग्रचित बनाता है, इसलिए ये बच्चों को, विद्यार्थियों को भी कराया जा सकता है। आध्यात्मिक स्तर पर क्या प्रभाव है इसके। कुंडलिनी शक्ति जागरण व में सहायक है। कुंडलिनी शक्ति, क्योंकि इसमें जैसे ही आप करेंगे मूलबंध अपने आप स्वतः लगने लग जाता है। जैसे ही आप करेंगे क्या लग जाएगा, मूलबंध। तो मूलबंध कुंडलिनी जागरण में प्रथम द्वार माना जाता है, प्रथम स्टेप है। अब देखेंगे मांसपेशियों पर प्रभाव। अब जब ये आसन आप करेंगे तो पूरे कमर पृष्ठ भाग की मांसपेशियां, कंधों की, नितंब प्रदेश की पूरी पिंडली से लेकर के इन मांसपेशियों के नाम आप धीरे एक एक करके याद कर सकते हैं। तो इन सब पर विशेष प्रभाव पड़ता है। और फिर बात करते हैं चक्रों पर प्रभाव। हमारे शरीर में चक्र हैं और इन षट चक्रों में किन किन पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। विशुद्धि चक्र की बात की जा रही है। विशुद्धि चक्र जो कंठकूप जो बताया, अपनी कंठ को नाभि यहाँ लगाया था कॉलर बोन में, वही विशुद्धि चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र हुआ। और मूलाधार चक्र अंतिम में जो पहला चक्र है, तो इन पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। तो एकाग्रता की दृष्टि से, कुंडली जागरण की दृष्टि से तो ये बहुत ही लाभकारी है। और आपका विशुद्धि चक्र जो है जालंधर बंद के साथ, यानी आपकी पूरा स्नायु तंत्र का जाल है, तो वो भी इससे काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। तो मानसिक स्तर पर विशेष इसका प्रभाव पड़ता है। ग्रंथियों की बात करें तो ग्रंथियाँ जो हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि जो है इस पर विशेष प्रभाव पड़ता है, जो किडनी के ऊपर सुप्रियल ग्लैंड्स जो रहती हैं। अवटु ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड जो है, और गोनाड्स ग्रंथि है। तो इन ग्रंथियों के ऊपर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जब ये अभ्यास करते हैं और इनसे संबंधित कोई विकृति शरीर में आती है तब भी ये आसन बहुत लाभकारी है। तो आप निश्चित रूप से ये अभ्यास करें ताकि ये समस्याएं आए ही ना। तो अब बात करते हैं आसन से पहले कौन सा अभ्यास करें यदि ये आसन करना है तो सबसे पहले आपको शशांक आसन का अभ्यास करना है। चित्र आपके सामने इसमें दिखाई दे रहा है, इस तरह की मुद्रा आपने बनानी है। अश्व संचालन आसन की स्थिति में आप आ सकते हैं। अश्व संचालन यहाँ नहीं दिया गया, ये भुजंग आसन का ही पिक्चर है यहाँ पर। अश्व संचालन आसन अलग है, ये साष्टांग नमन आसन है। इस तरह का चित्र आप करना है पहले। और चतुष्पाद आसनम, ये जो चतुष्पाद आसनम जो है, यहाँ ये सेतु बंद आसन का चित्र दिखाया हुआ है। इस तरह का भी आपने अभ्यास कर लेना है। अब बात करते हैं आसन के बाद हम कौन कौन से अभ्यास करें। तो सबसे पहले आता है मार्जारी आसन। इस तरह का जब आसन अभ्यास बाद में करना है। ऊर्ध्व मुख श्वान आसन, ये भुजंग आसन की भांति होता है, ऊपर का एक फॉरवर्ड बेंडिंग करने के बाद ये बैकवर्ड बेंडिंग भी करना। बाल आसनम, फिर आप कंधों को विश्राम देना, मांसपेशियां आपकी शिथिल हो जाएं, तो इसलिए बाल आसन की मुद्रा में विश्राम लेना है। तो ये आसन के बाद भी ये अभ्यास करने हैं। तो सावधानियाँ, बिना सावधानियों के आप अपना संपूर्ण लाभ नहीं ले सकते। सावधानियों का ध्यान रहे, कहीं गलत अभ्यास तो नहीं चल रहा। पुराना संधिवात रोग यदि आपके शरीर में है तो आप नहीं करेंगे, इसका अभ्यास नहीं करना। जैसे कमर दर्द है और कंधों में दर्द है, मणिबंध है, कलाई का दर्द है इत्यादि। गर्भावस्था में भी ये अभ्यास नहीं करना है। और मुख संबंधित कोई भी रोग है तो उस स्थिति में भी ये अभ्यास नहीं करना है आपके, क्योंकि कंठकूप से आप गर्दन को घुमा के लगा रहे हैं। तो वो और स्वादिष्ठान और मूलाधार से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तब आपको ये अभ्यास नहीं करना है। अब बात करते हैं विशेष। विशेष कुछ बातें ये होती है कि ये आपने बड़ा ही ध्यान रखना। जब आप योग प्रशिक्षण कोर्स करते हैं तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना। जैसे प्रारंभ अवस्था में अभ्यासी
बिगनर्स कोई है तो उसमें 4-5 फीट का अंतर बनाकर ही करें, जिससे हाथों व पाँव पर जो है दबाव कम पड़ता है। अंतर यदि पाँव में है तो दबाव कम पड़ेगा। और विपरीत भुजंगासन का अभ्यास भी आपको कर लेना है। विपरीत भुजंगासन, इससे वापस आपका बैलेंस हो जाता है। अब आगे हम इसका अभ्यास देखने वाले हैं। अधोमुख श्वान आसन का वीडियो देख रहे हैं आप। सर्वप्रथम दोनों पाँव में अंतर है, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आपने आराम पूर्वकता से भूमि पर दोनों हाथों को स्पर्श करा दें और अपनी स्थिति को बनाइए। अब देख रहे हैं पाँव में अंतर है, जितना अंतर पाँव में है उतना ही अंतर दोनों हाथों में है। चाहें तो दोनों हाथों के बीच में अपनी गर्दन को रख सकते हैं, ये भी एक प्रकार है। और दूसरा होता है कि आप अपनी गर्दन को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की ओर, भूमि की ओर लेके जाना और अपनी ठुड्डी को कंठकूप के स्पर्श करा करके रोक कर रखना, यानी आपकी जो दृष्टि है वो नाभि प्रदेश यानी नेवल रीजन पर होनी चाहिए। घुटनों में अंतर न रहे, यानी घुटने आपने बेंड नहीं करने। श्वास बहुत मंद गति से आप ले सकते, नहीं तो श्वास छोड़ करके रखिए। जैसे ही आप वापस आने लगते हैं, श्वास आपने ऊपर किया तो भरा, और जैसे जैसे वापस जिस क्रम से जाते हैं उसी क्रम से वापस आना, और ऊपर उठेंगे, श्वास भरते आएंगे भरते आएंगे भरते आएंगे, और अंतिम स्थिति में आप आकर के विश्राम ले लेते हैं। अभी हम अधोमुख श्वान आसन की कुछ विशेष बातों को देखेंगे, समझेंगे। सर्वप्रथम आप देख रहे हैं इस तरह से आपने एक सामान्य स्थिति में खड़ा हो जाना है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों पाँवों के बीच में अंतर है। इस तरह से अंतर लेकर के आपने खड़ा होना है। उसके बाद अधोमुख, ये देखिए अधोमुख है तो यानी नीचे की ओर देखते हुए आपने दोनों हाथों को अंतर समान, देखिए पाँव में जो अंतर है उतना ही अंतर आपके हाथों में होना चाहिए, ये सेम। और इसके बाद का जो स्थिति बनता है, आपने फिर क्रम से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना, दोनों को बराबर आपने आगे बढ़ना है। यहाँ गलती जो होती है वो आप देखेंगे, इसके पीछे वाली स्लाइड में देखिए गलती क्या होता है इसमें, कि ये जो पाँव की स्थिति है ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। पाँव की स्थिति बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और हाथों में कोशिश करें यहाँ से आपने बल देना है कि नीचे की ओर झुकाना, और आपकी आँखों की जो दृष्टि है वो आपके नाभि पर होनी चाहिए। ठुड्डी आपके कंठकूप के स्पर्श है। पाँव में अंतर जितना है उतना ही आपके हाथों में है, और घुटने नहीं मोड़ने। ये एक विशेष बातें आपने ध्यान रखनी है, तभी जा कर के इसका लाभ हमें मिलता है। फिर आगे देखेंगे, आगे आप इससे आगे बढ़ेंगे तो इस तरह जितना हो सके और नीचे लेके जाना, अपने सिर को धरती पर स्पर्श कराने की कोशिश करना है, ये भी किसका अभ्यास है। और फिर उसके बाद पुनः जिस क्रम से आप गए हैं तो वापस एक ही क्रम को करते हुए वापस आना है, बिना जल्दबाजी किए, बिना हड़बड़ाहट किए हुए। इस तरह से आपका पूरा ये अभ्यास अधोमुख श्वान आसन प्रारंभ से लेकर के अंत तक पूर्ण हुआ। और इसी के साथ आप सबका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।